Dear students, how are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and we are going to start our first chapter which is homeostasis. First of all, I will tell you the meaning of this term homeostasis. Homo means same and stasis means static. Come toward the definition, protection of internal environment from the harm of fluctuation of external environment. अब इसका मतलब क्या है? होमियोस्टेसिस जो बेसिकली टर्म है, इसका मतलब ये है कि बाहर के एनवायरनमेंट में चाहे जितनी भी तब्दीलियां हो जाएं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंस में रहे। और इस चीज को इंश्योर कौन करवाता है? होमियोस्टेसिस करवाता है। नाउ कम टुवर्ड इट्स इंपॉर्टेंस। होमियोस्टेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जाहिर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। उसका रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बाहर का टेम्परेचर है जो हमारे सराउंडिंग में, जैसा कि आजकल 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, अगर उसके हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता, चेंज हो जाता, तो हमारे बॉडी के तमाम तर जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते। रीजन क्या है? क्योंकि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो डीनेचर हो जाते हैं, अपना फंक्शन छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि बॉडी में होमियोस्टेसिस मौजूद है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये इंश्योर करवाता है कि बाहर चाहे जितनी भी तब्दीलियां हो जाएं, बॉडी में बैलेंस में रहना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो बाहर का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा जो है अपने आप को फिक्स रखता है और अपने अंदर ऐसी एडजस्टमेंट करता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होती। keeps internal environment within the narrow range as compared to the external environment. अब मैंने वर्ड यूज किया है नैरो रेंज। अब नैरो रेंज का क्या मतलब है? कोई भी जो चीज होती है उसे फिक्सली अटेन करना, जो है गेन करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है। अब कोई पर्सन है वो आपको कहता है कि जी आपको एग्जैक्टली इस जगह पर निशाना लगाना है, जो कि आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाए। एग्जैक्टली इस जगह पे आकर, स्पेसिफिक जगह पर आकर निशाना लगाना है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आपको कोई थोड़ा सा एरिया दे देता है कि आपने इस एरिया से लेकर इस एरिया तक निशाना लगाना है, तो कोई सी भी रेंज में आपका निशाना लग जाए उसे करेक्ट समझा जाएगा। तो ये क्या आ जाती है? हमारी नैरो रेंज। ठीक है। फॉर एग्जांपल, होमियोस्टेसिस जो है ना वो हमारी नैरो रेंज में ही हमारे जो है वो मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। अब जैसे कि मैं बात करूँ थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो मतलब क्या है? हीट या टेम्परेचर। तो अब ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये इंश्योर करवाता है कि बाहर चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना है। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कुछ भी बाहर अगर हो जाए 46 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो या तो 37 रहेगा। अगर बहुत ज्यादा बाहर का टेम्परेचर है या बहुत कम है, तो होमियोस्टेसिस अपनी थर्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म के जरिए इस चीज को इंश्योर कर पाएगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नैरो रेंज में रहे, करीब करीब रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। या तो फिर 36 रहेगा या 36 और 38 के इन बिटवीन रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नैरो रेंज। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है चेंज कंटिन्यूअसली बट ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट फॉर दिस चेंज ड्यू टू होमियोस्टेसिस। एज यू नो, मॉर्निंग में अगर हम देखें समटाइम ऐसा होता है, मॉर्निंग में क्लाउड्स हैं तो शाम टाइम दोबारा से सन आ जाता है, फिर शाम में अगेन जो है क्या होगा, रेन हो जाती है। तो हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो या तो अपनी फिक्स रेंज, अब फिक्स रेंज कौन सी है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर जितनी भी तब्दीलियां हो जाए। अब इस फिक्स रेंज को कौन मैनेज कर रहा है? हमारा होमियोस्टेसिस मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो रिमेन इन बैलेंस इन नैरो रेंज। वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 100% फिक्स पॉइंट कोई नहीं होता। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल ऐसे इतना टेम्परेचर होता तो नहीं है, ज्यादातर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। लेकिन अगर 46 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कोशिश करेगा कि वो 36 हो जाए, या बहुत ज्यादा कोशिश करेगा तो 38 हो जाएगा। इससे ज्यादा जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर जो एक्सीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है होमियोस्टेसिस के ऊपर वर्क कर रहा है और होमियोस्टेसिस अपनी थर्मो रेगुलेशन के जरिए हमारी बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट करवा रहा होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि जो होमियोस्टेसिस है वो लीड करती है किस चीज के साथ? एवोल्यूशन के साथ। अब एवोल्यूशन की टर्म आप लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, बेसिकली आप लोगों ने मे बी ग्रेड्स में भी पढ़ी होगी। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन इज बेसिकली अ ग्रेजुअल चेंज बाय पासिंग द टाइम। फॉर एग्जांपल,
चलिए मैं इसके लिए रियल लाइफ आपको एग्जांपल में बताती चलूं कि एवोल्यूशन बेसिकली क्या है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिराफ है, जो पहले जमाने के जिराफ थे उनकी गर्दन नॉर्मली नेक जो थी वो हमारे जितनी नॉर्मल स्मॉलर नेक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ जो अब के जिराफ की स्पीशीज आई हैं उन सब की जो नेक है वो अच्छी खासी लॉन्ग है। अब इसका रीजन क्या है? जो पहले जिराफ वगैरह आए थे, जितनी भी जिराफ की स्पीशीज आई थी वो शॉर्ट नेक की थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये जो जिराफ है उसको खाना खाने के लिए या अपने सर्वाइवल को जो है वो पॉसिबल बनाने के लिए उससे जो है वो दरख्तों के लीव्स खाने पड़ते थे। अब दरख्तों के लीव इतना तो नहीं है कि इतना नजदीक तरीन लगे तो वो आराम से यहाँ से खा ले, वो ऊंची ऊंची लगे हुए होते थे और जिराफ को जो है वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करके वहां से वो खाना पड़ता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो स्ट्रेच करते करते उनकी जो है वो पूरी जो नेक है वो अच्छी खासी स्ट्रेच हो गई, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इनकी जो नेक्स्ट स्पीशीज आई वो लॉन्ग नेक के साथ आई, क्योंकि नेचर ने उनकी आसानी देखी है। तो जैसे जैसे नेचर आसानी देखती है वो चीज़ों को वैसे ही एवोल्यूट कर लेती है। ठीक है, तो एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि ये ग्रेजुअल चेंज होता है बाय पासिंग टाइम। तो अब होमियोस्टेसिस कैसे जो है, ये जो टर्म है होमियोस्टेसिस ये भी हमारी जो है एवोल्यूशन में हेल्प आउट करती है। आप कैसे? फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज है, फर्स्ट स्पीशीज है जिसमें जो है वो उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन अगर कोई स्पीशीज है जिसका इंटरनल टेम्परेचर होना 37 डिग्री सेंटीग्रेड था लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट के अंदर आ गई है, हॉट इन्वायरमेंट के अंदर आ गई है, अब क्या होगा 37 से उसका टेम्परेचर एक्सीड करना स्टार्ट कर देगा। अब उस स्पीशीज के लिए वहां पे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा नॉर्मल से इंक्रीज होगा बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे और बॉडी की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी और बॉडी के लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा इसका सर्वाइवल जब भी इसको अपना खतरे में नजर आएगा ये उस एरिया से मूव करके थोड़ा कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब ये स्पीशीज जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगी अब वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत लो हो गया। अब इसको तो टेम्परेचर 37 चाहिए था लेकिन वहां पे और ज्यादा लो हो गया। अब ये स्पीशीज जो है अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है। अब ये स्पीशीज जो है ना अब इसने रहना तो इसी इन्वायरमेंट में है, अब उसने क्या किया है कि इसने कुछ ऐसी चीजें ऐसी अडेप्टेशन अपनी बॉडी के ऊपर करवा ली है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल स्पीशीज ऐसे थी लेकिन अब इसने क्या किया कि कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जैसे कि इसने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए अपने ऊपर एक फर की जो है वो कवरिंग करवा ली। आप लोगों को पता है फर क्या होती है, जो है वो हीट प्रोवाइड कर रही होती है बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मौजूद होती है। तो यहाँ पर इस बॉडी के पास सिंपली एक स्किन थी लेकिन जैसे ये कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ मूव करके गया इसने अपने ऊपर फर लगवाई। अब ये स्पीशीज और ये स्पीशीज कंप्लीटली एक दूसरे से चेंज हो गई है और इस चीज को हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंज व्हिच इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। क्योंकि एवोल्यूशन अब ये स्पीशीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगती भी नहीं है, कोई पर्सन ये देखेगा ना उसके माइंड में नहीं आएगा कि कोई वाली स्पीशीज है। इसी चीज को हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंज या एवोल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। अब ये जो होमियोस्टेसिस है ना वो एक सिस्टम नहीं है कि वो एक ही वर्क करता है कंटिन्यूअसली चलता जाता है। आप समझे इसने अपने सामने को वर्कर्स रखे हैं। अब होमियोस्टेसिस जो है ना पूरे बॉडी को बैलेंस रखवा रहा होता है, बैलेंस करवा रहा होता है अपने को वर्कर्स के जरिए या अपने कंपोनेंट्स के जरिए। अब वो को वर्कर कौन से हैं? सबसे पहला जो है ओस्मो रेगुलेशन। जब कभी भी बच्चों आपके सामने वर्ड आएगा ओस्मा का तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिक्विड एंड साल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिक्विड प्लस साल्ट की बात हो रही है। और जब भी आपके सामने आए थर्म का वर्ड, थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक हो गया, हीट या टेम्परेचर। तो अब देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ये होमियोस्टेसिस का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर मेंटेन करता है वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक हो गया। इसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो थर्मो रेगुलेशन है। अब थर्म का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हीट या टेम्परेचर है। तो दिस इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ द हीट एंड टेम्परेचर इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। और थर्ड आ जाता है जी हमारे पास एक्सक्रीशन। Excretion is basically a mechanism in which organisms remove their waste material from the body. अब excretion जो different type की हो सकती है as you know, अगर excretion सिर्फ human के अंदर नहीं है, ये plant के अंदर भी पाई जाती है। plant के अंदर excretion का basically एक mechanism जिसको मैं आपको बताती चलूँ। Nutrition, नाइट टाइम में जो प्लांट के अंदर जो है वाटर है वो यूज नहीं हो रहा होता तो
प्लांट जो है वो अपने पास वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और मॉर्निंग में जो है हम लोग देखते हैं कि वो जो पानी होता है प्लांट की सरफेस से बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा वो जो है प्लांट की सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, इंक्यूबेशन कह रहे होते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है वो एनिमल्स, प्लांट, हर एक चीज के अंदर पाई जाती है और इससे क्या होता है कि बॉडी को बैलेंस बनाया जाता है। दैट्स ऑल टुडे। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।